हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं परी कथाएं। परी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वह अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। बच्चे भी बुजुर्ग महिला के साथ बहुत खुश होते थे। एक बार महिला गांव से कहीं चली जाती है। कई दिनों के बाद भी जब बुजुर्ग महिला का पता नहीं लगता तो चला तो गांव के बच्चे दुखी हो जाते हैं और बुजुर्ग महिला की तलाश में लग जाते हैं। बच्चों को परेशान देख गांव के लोग बुजुर्ग महिला की तलाशी करने लगते हैं। उन्हें एक कागज मिलता है और जैसे ही वह उसे खोलकर पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है परियों की कहानी। बच्चों के मन में कहानी जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे कि परियों की कहानी की बात गांव में फैलती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर कहानी वाला पन्ना ले लेता है और सभी को शांत बैठने के लिए कहता है और कहानी पढ़ना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत परियों का शहर था जहाँ कई तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं परियों में एक छोटी सी परी थी जो कि बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह दिखाई देती थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी थी। एक बार खेलते खेलते उसे चोट लग गई और उसके पैर से खून निकलने लगता है। अपनी बच्ची को तकलीफ में देख सभी परियां उसके पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें ताज्जुब होता है क्योंकि परियों की चोट तुरंत ठीक हो जाती है। फिर इस नन्ही परी के साथ क्या हुआ था जो ये इंसानों की तरह बर्ताव करने लगी थी। परियां तुरंत अपनी बच्ची को लेकर अपने महल पहुंचती हैं और दिव्य शक्तियों के द्वारा नन्ही परी की चोट ठीक कर देती हैं। लेकिन जो काम स्वयं होना था उसके लिए परियों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। यह बात उन्हें चिंतित कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कि कहीं हमारी नन्ही परी एक इंसानी बच्चे की तरह तो नहीं है। परियों में रूप बदलने की कला होती है, लेकिन वह वक्त के साथ प्राप्त की जाती है, जिसके लिए एक नन्ही परी अभी बहुत छोटी थी। परियों को जब भी कोई समस्या आती तो वह ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से मंदिर में जाकर ध्यान किया करती और उनकी समस्या का समाधान मिल जाता। नन्ही परी के हालात किसी से छिपे नहीं थे। सारी परियां उड़ते हुए उसे ऊंची पहाड़ी पर बने मंदिर में पहुंच जाती हैं और अपनी पूजा विधि प्रारंभ कर देती हैं। कई घंटों के बाद मंदिर की दीवारों से आवाज आने लगती है, तुम्हारी बच्ची को इंसानों के बीच पूरा जीवन जीना होगा और इसके लिए बाद ही वह पूर्ण रूप से परी बनेगी। परियां रहस्यमयी वाणी सुनते ही दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को इंसानों के बीच रखना होगा। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मंदिर के आदेश के अनुसार सारी परियां अपनी नन्ही परी को इंसानों की एक बस्ती में छोड़ देती हैं। इस बच्ची को देखकर ही इंसानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी बच्ची से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोलती। उसके लिए सभी इंसान अजीब लग रहे होते हैं। उसने इंसान पहली बार देखे हैं, लेकिन वह परी है। वह बहुत जल्दी मनुष्यों की तरह बर्ताव करना सीख लेती है और उनके बीच घुल मिल जाती है। बच्ची उन्हें बताती है कि उसके माँ बाप कहीं बिछड़ गए हैं और वह अकेली रह गई है। बच्ची की बात पर सभी भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कई वर्षों से वह गांव वालों के बीच रह रही होती है, जिसका इंतजार आज खत्म हो जाता है और वह परियों की शक्ति पाने के लिए इंसानों की दुनिया से हमेशा के लिए निकल जाती है। उसने अपना पूरा जीवन साधारण मनुष्य की तरह जिया था और यह नन्ही परी कोई और नहीं बल्कि
वही बुजुर्ग महिला होती है जिसने अपनी ही कहानी लिखकर रखी होती है। गांव के सभी लोग परी की कहानी सुनकर चकित रह जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने वर्षों से सभी जिस बुजुर्ग महिला के साथ रह रहे थे वह एक परी थी। बुजुर्ग महिला के रहस्य के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। घृणा। जादुई जलपरी की कहानी। घृणा। घृणा यानी नफरत एक ऐसा जहर है जो किसी भी रिश्ते में अलगाव ला सकता है। घृणा का असर द्विपक्षीय होता है, जिसे समझाने हेतु यह कहानी लिखी गई है। मुझे पूरी आशा है कि यह आपके ज्ञान चक्षु खोलेगी। उमेश और विष्णु कई वर्षों से दोस्त थे। दोनों के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। विष्णु भी अपने पिता की तरह रेलवे में नौकरी करना चाहता था, इसलिए वह रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वहीं उमेश का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए वह विष्णु का भी मन भटकाने की कोशिश में रहता था। दरअसल विष्णु उमेश की तुलना में पढ़ाई में ज़्यादा होशियार था। इसी वजह से उमेश मन ही मन उससे घृणा करता था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह उसके दोस्त होने का दिखावा करना बखूबी जानता था। एक दिन उमेश विष्णु से पूछता है, तुम सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं होते? विष्णु मुस्कुराते हुए कहता है कि यार, जिंदगी में कुछ सार्थक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और फिर पढ़ाई करना मुझे बचपन से ही पसंद है। भला मुझे इसमें कैसी बोरियत महसूस होगी? लेकिन उमेश पहले से ही बाहर घूमने की योजना बनाकर आया था, इसलिए वह विष्णु से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हमें बाहर पिकनिक पर चलना है। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। विष्णु अपने दोस्त को उसके खास दिन पर नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बाहर चलने को मान जाता है। दोनों अपनी साइकिल से निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचकर अपना टेंट लगाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उमेश केक काटता है और विष्णु को खिलाता है। विष्णु भी बड़े प्यार से अपने दोस्त को केक खिलाकर उसके चेहरे पर लगा देता है। कुछ देर मस्ती करने के बाद दोनों नदी में नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। अचानक उमेश के पैर में किसी का स्पर्श होता है, जिससे वह डर जाता है और नदी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन उसी वक्त एक खूबसूरत जलपरी पानी से बाहर आ जाती है। जलपरी को देखते ही दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दहशत से पैर कांपने लगते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि जलपरी को देखकर उन्हें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जलपरी दोनों के डरे हुए चेहरे देख जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें उपहार देने आई हूँ। उपहार का नाम सुनते ही दोनों की जान में जान आ गई। उमेश लालच भरी आवाज से जलपरी से उपहार के बारे में पूछता है। जलपरी नदी के बाहर से 2 पत्थर निकालती है और एक पत्थर दोनों को देते हुए कहती है, ये चमत्कारी पत्थर है और हर पत्थर केवल 2 ही इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन यह सीधे तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के लिए जो कुछ भी मांगा जाएगा उसका आधा तुम्हें मिलेगा। इतना कहते ही वह पानी के अंदर वापस चली गई। जलपरी की बात सुनकर विष्णु को थोड़ा संदेह होता है, लेकिन उमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उछलते हुए नदी से बाहर निकलकर खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद वह दोनों वापस अपने घर पहुंचते हैं। दोनों यह बात अपने घर के लोगों से छुपा लेते हैं। उमेश को मन ही मन लग रहा था कि विष्णु तो पहले से ही उससे बेहतर है, वह उसके लिए क्या मांगे। वह विष्णु से कहता है, तुम मेरे लिए बहुत सारी दौलत मांगो ताकि उसकी आदि तुम्हें भी मिल जाए, और मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही दौलत मांगूंगा। विष्णु अपने दोस्त को समझाता है, धन दौलत तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, हमें कुछ और चीज़ मांगना चाहिए। लेकिन उमेश उसकी बात नहीं सुनता। मजबूरी में विष्णु को उमेश की बात माननी पड़ती है और विष्णु के कहते ही उमेश के पास दौलत का खजाना आ जाता है।
और शर्त के मुताबिक उसका आधा विष्णु को भी मिल जाता है। इतनी दौलत देखते ही उमेश का दिमाग चकरा जाता है। वह लालच में आकर सोचता है कि मैं तो अब धनवान बन गया, क्यों ना विष्णु से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, ताकि वह मुझसे आगे ना निकल सके। और वह जलपरी के दिए हुए पत्थर से विष्णु को पूरी तरह से अपाहिज करने की कामना करता है और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह अपाहिज हो जाता है। लेकिन शर्त के अनुसार उमेश के शरीर का आधा हिस्सा भी अपाहिज हो चुका था। विष्णु अपने दोस्त का छल देखकर दुखी हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त उससे कितनी घृणा करता था जो उसने पत्थर से यह मांगा। उमेश को सबक सिखाने के लिए विष्णु अपनी दूसरी इच्छा में उमेश की सारी दौलत छीन लेता है। दौलत जाते ही उमेश विष्णु के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी दौलत लौटा दो। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। फिर भी उसे रोते हुए देख विष्णु उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे पूरी तरह ठीक करो। दौलत मिलने की लालच में उमेश पत्थर से अपनी दूसरी इच्छा में विष्णु को पूरी तरह ठीक करने को कहता है और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन परिणाम स्वरूप उमेश अभी भी एक तिहाई शरीर से अपाहिज ही रहता है। दोनों इच्छा पूरी होते ही पत्थर अपने आप गायब हो जाते हैं। तभी विष्णु वहां से उठकर जाने लगता है। उसे जाते देख उमेश लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे उसके वादे के अनुसार दौलत देने के लिए कहता है। आर्यन का मासूम चेहरा देखकर उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, कोई भी शक्ति केवल मनोरंजन के लिए नहीं मिलती। उसका एक सार्थक उद्देश्य होता है, जिसकी पहचान करना आसान बात नहीं। शायद तुमसे बेहतर आर्मी के लोग उस कार का उपयोग कर सकें। अपने दादाजी की बात सुनकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। यहाँ आर्मी अपने रिसर्च सेंटर में कार को लाकर कई पैमाने में जांच करती है, लेकिन इस कार की तकनीक आर्मी के साझा से परे थी। अधिकारियों ने तय किया कि इसकी जांच करने के लिए अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए। जैसे ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कार को देखा तो उन्हें कुछ ही समय में कार के बारे में पता चल गया। उन्होंने आर्मी के अधिकारियों को समझाते हुए कहा कि यह एलियंस के द्वारा बनाई हुई कार है, जिसे सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जाता है, लेकिन इसे चलाना मुश्किल है क्योंकि इसे उसी व्यक्ति के डीएनए से कनेक्ट कर दिया गया है जो इसे पहले से चला रहा था, और यह कार उसके बिना कोई और नहीं चला सकता। इस रहस्य के बाद चलते ही आर्मी ने आर्यन को लेने के लिए एक दल भेजा। पहले तो आर्यन आने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसके दादाजी ने उसे समझाया तो वह आर्मी वालों के साथ आने को तैयार हो गया। आर्यन लड़खड़ाते हुए पावर कार के नज़दीक पहुंचा तो वह अपने आप स्टार्ट हो गई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। आर्यन ने कार की सभी खूबियां आर्मी के सामने रख दी। आर्मी को समझ में आ चुका था कि उनके पास एक भी ऐसा वायुयान नहीं है जो इतनी तेजी से गति कर सके। वैज्ञानिकों की सलाह पर आर्यन को पावर कार का आधिकारिक चालक बनाया गया, साथ ही उसे आर्मी की तरफ से पायलट का दर्जा दिया गया। बस फिर क्या था, शुरू हो चुका था आर्यन का मुश्किलों से भरा रोमांचक सफ़र, जिसमें उसने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करना सीख लिया। और अब आर्यन की ज़िंदगी में फिर से खुशियों की बहार छाने लगी। आर्यन की नई ज़िंदगी की शुरुआत होते ही कार की कहानी खत्म हो जाती है। मोटा भाई। ये कहानी एक व्यापारी की है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंबर ने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया था जिससे उससे अपने देश के साथ साथ विदेश की जनता का भी दिल जीत लिया। अंबर के पिता व्यापार की दुनिया के महाराजा थे। वह दुनिया के हर क्षेत्र में पर एक रिकॉर्ड दर्ज करते जा रहे थे, लेकिन अंबर अपने बचपन के दिनों से ही मोटापे की समस्याओं से ग्रसित था, जिससे उसे अपने दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बनना पड़ता था। उसके स्कूल में कई छात्र उसे चढ़ाने के लिए मोटा भाई कहकर बुलाते थे। हालांकि अंबर को इस शब्द से कोई खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि गुजरात में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई माना जाता है।
अंबर की रसूख की वजह से भले ही लोग उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। अंबर ने अपने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत की और कुछ हद तक उसे कामयाबी मिली, लेकिन शारीरिक तत्वों की कमी की वजह से वह दोबारा तेजी से मोटा होने लगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी अंबर का वजन कम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे अंबर निराश होने लगा। शहर में लोगों के भद्दे मजाक से परेशान होकर उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर अपनी दादी के साथ रहेगा। अंबर के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने बेटे को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने बेटे की इच्छा पर उसे गांव भेज दिया। गांव में अंबर का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, जहां वह अपनी दादी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे अंबर का वातावरण अच्छा लगने लगा। गांव का यहाँ प्रकृति के बीच शांति महसूस करने लगा। उसे अपने अकेलेपन से प्यार हो चुका था। एक दिन अंबर गांव की पहाड़ी के ऊपर बने छोटे से मंदिर में पहुंचता है। वहां उसे एक व्यक्ति ध्यान में बैठा दिखाई देता है। अंबर उसके पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह अंबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों परेशान हो? अंबर उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता है। दरअसल अंबर के दिल में उठ रहे तूफान को उन्होंने पहचान लिया था। जीवन में क्या करूं कि अपनी प्रतिभा दिखा सकूं और सबकी नज़रों में आदर पा सकूं। अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कई लोग मेरे मोटापे की वजह से मुझे सहानुभूति के भाव से देखते हैं, लेकिन मैं अपनी शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर कुछ करना चाहता हूँ। अंबर की बातों को गंभीरता से समझने के बाद उस व्यक्ति ने अंबर को कुछ ही घंटों में एक ऐसा सच बताया जिससे अंबर की दुनिया बदल गई। अपने फार्म हाउस वापस आते ही अंबर ने अपने पिता को फोन लगाकर मिलने को कहा। अंबर के अचानक इस तरह बुलाने से उसके पिता घबरा गए। वे तुरंत अपने निजी हेलीकॉप्टर से अपने बेटे से मिलने पहुंचे। अंबर ने अपने पिता से कहा कि वह एक छोटा सा वन्यजीव संरक्षण केंद्र बनाना चाहता है। उसकी यह बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने अंबर से पूछा कि बेटे, तुम्हारे पास इतने सारे व्यापारिक रास्ते हैं, फिर भी तुम ऐसे काम को चुनना चाहते हो जिससे तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। अंबर ने अपने पिता से कहा, पापा, आज हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। अंबर के पिता को उसकी बात पसंद आती है, इसलिए वह अपने बेटे को सलाह देते हैं कि यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा काम करना, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह केंद्रित होना होगा। क्योंकि कर्मचारी भी तभी ईमानदारी से कार्य करते हैं जब उनका मुखिया मेहनती और ईमानदार हो। अंबर के पिता ने तो उसे उसके काम के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जैसे ही अंबर के भाई बहन को उसकी इच्छा का पता चला तो उन्हें अंबर की सोच पर हंसी आई, क्योंकि आज के ज़माने में सभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अंबर की चाहत तो बिल्कुल अलग थी। अंबर के भाई बहनों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपना मन का बना चुका था। उसने कर्मचारियों की मदद से धीरे धीरे एक विशाल जंगल को वन्यजीव संरक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया, जहां दुनिया भर से बीमार और कमज़ोर हो चुके जानवरों को लाया जाने लगा। देखते ही देखते अंबर का काम बढ़ने लगा। देश विदेश से बड़े बड़े वैज्ञानिक जानवरों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए अंबर के पास बनाए हुए केंद्र में पहुंचने लगे। कुछ ही सालों के अंदर अंबर की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया। जानवरों की बढ़ती हुई संख्या से पर्यावरण स्तर सुधरने लगा। अंबर ने कई ऐसी प्रजातियों को भी संरक्षित किया जो लगभग विलुप्ति के कगार पर थी। अंबर को पूरे विश्व में जानवरों के संरक्षण के लिए एथिकल बिजनेसमैन के तौर पर सम्मानित किया गया। अंबर की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। जब मीडिया के द्वारा अंबर से उसकी कामयाबी की वजह पूछी गई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के साथ साथ उस व्यक्ति को दिया जो कई साल पहले अंबर से एक पहाड़ी के ऊपर मिला था। अंबर ने सभी को बताया कि उस व्यक्ति ने मुझसे एक ही बात कही थी, जीवन में जो कुछ भी करना पाने की उम्मीद से नहीं, देने के लिए करना, क्योंकि तुम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकते, हाँ देकर जरूर जा सकते हो। और तभी से मैंने यह तय किया
कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तो बहुत से व्यापारी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी आंकड़ा संतुष्टि के कगार पर नहीं रुकता। लेकिन देने की भावना से मिलने वाला प्रेम अद्वितीय होता है, जिसकी खुशबू जीवन को आनंदित कर देती है। इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। अंबर की बात सुनते ही सभी तालियां बजाने लगे और उसके पिता मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिन्होंने अंबर को एक ऐसी अच्छी शिक्षा देकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को भली भांति जानते थे। यह बदलाव अविश्वसनीय था। दरअसल उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा जानवरों के प्रति इतना समर्पित होगा और अपनी शारीरिक तकलीफ को भूलकर इतना बड़ा काम कर दिखाएगा जो हमारी कल्पना से भी परे था। अंबर की कामयाबी ने इतिहास रच दिया था। अंबर के बनाए हुए वन्यजीव संरक्षण केंद्र में आज हजारों जानवर आज़ादी से आनंदित जीवन जी रहे हैं। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। वर्तमान युग की तस्वीर बयान करती है। आज के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन वही दूसरी ओर एक घटना ने समाज के लोगों की आधुनिक शिक्षा के ऊपर सवाल खड़ा करके रख दिया, जहां एक यूट्यूबर की शादी ने समाज की सोच बदलने को मजबूर कर दिया। एक छोटा सा गाँव था और वहाँ अभिमन्यु नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। अभिमन्यु पढ़ाई में कमज़ोर था और इस वजह से अभिमन्यु के मम्मी पापा उसे बहुत डांटते थे, लेकिन अभिमन्यु को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। अभिमन्यु उच्चतर माध्यमिक कक्षा में 2 बार फेल हो चुका था और इसी के बाद उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था और अब वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही समय बर्बाद करता था। उसके घर वालों को इसकी शादी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि सामाजिक जीवन में नौकरी करने वाले लड़के को महत्व दिया जाता है और अभिमन्यु की पढ़ाई देखते हुए उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। एक दिन अभिमन्यु अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने जाता है और देर रात होने के बाद भी नहीं आता। अभिमन्यु के पापा को चिंता हो जाती है और वह उसके सभी दोस्तों के घर जाकर पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अभिमन्यु 2-3 घंटे पहले ही घर के लिए निकल चुका था। अभिमन्यु के पापा उसके दोस्तों के साथ गांव के आसपास अभिमन्यु की तलाश करने निकल जाते हैं और कुछ घंटों की तलाश के बाद अभिमन्यु एक नदी के किनारे लेटा हुआ दिखाई देता है। अभिमन्यु के पापा भागते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभिमन्यु तो नशे में है। वह उसके दोस्तों से इसके बारे में पूछते हैं तो दोस्तों का सर नीचे हो जाता है। दरअसल जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया था। यह बात जानकर अभिमन्यु के पापा उसके दोस्तों को बहुत डांटते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग दोबारा मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं दिखना, और अपने बेटे को इसी हालत में उठाकर घर ले जाते हैं। जैसे ही अभिमन्यु में होश में आता है तो उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हें ना तो हमारी इज्जत का ख्याल है और ना ही हम अपने भविष्य का। अभिमन्यु का अपने पापा की बात दिल पर लग जाती है। दरअसल उसे अंदाज़ा नहीं था कि अल्कोहल उसे इस हद तक बेइज्जत करेगा और अब वह ठान लेता है कि वह कुछ बन के ही रहेगा। उसके पापा के पास एक छोटा सा स्मार्टफोन था और जब उसके पापा सो जाते थे तो वह धीरे से फ़ोन निकाल लेता और उसमें अपने लायक काम ढूंढने लगता और उसे मोबाइल में एक ऑनलाइन विज्ञापन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। और अभिमन्यु जल्दी से उस विज्ञापन को खोलकर देखता है तो उसे यह काम बहुत आकर्षित लगता है और वह मन बना लेता है कि वह भी वीडियो बनाकर पैसा कमाएगा। लेकिन उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था। उसने तय किया कि वह अपने पापा से एक मोबाइल लेने को कहेगा, लेकिन उसे पता था कि उसके पापा उसे मोबाइल के लिए मना कर देंगे, क्योंकि वह अपने पापा की नज़र में एक बिगड़ा हुआ लड़का बन चुका था। लेकिन उसके पापा और कोई रास्ता नहीं था। वह अपने पापा के कमरे में पहुंचता है और उनसे मोबाइल की जिद करने लगता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि अभिमन्यु उनसे वीडियो बनाने की बात कहता है, तो वह उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं, यह फालतू के काम दिमाग में मत लगाओ। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े की दुकान में बात की है और वह तुम्हें रखने के लिए मान गया है। तुम आज ही वहाँ चले जाना। अभिमन्यु सोचता है कि चलो अच्छा है, कपड़े की दुकान में काम करके कुछ पैसे मिलेंगे और मैं अपने लिए मोबाइल
खुद खरीद लूँगा। अभिमन्यु जल्दी से तैयार होकर कपड़े की दुकान पहुँच जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है। उसे 3 महीने लग जाएंगे, तब जाकर वह एक मोबाइल खरीद पाएगा। लेकिन वह मजबूर और वह काम के लिए हाँ कर देता है। अभिमन्यु के सर में यूट्यूबर बनने का भूत सवार हो चुका था। वह अपने काम को बड़ी मेहनत से करता है और 1 हफ्ते के काम से वह महीने भर की बिक्री कर देता है। यह देखकर कपड़े की दुकान का मालिक बहुत प्रसन्न होता है और वह अभिमन्यु को उपहार स्वरूप 1 हफ्ते में ही कुछ पैसे दे जाता है। अभिमन्यु पैसे मिलते ही बहुत खुश हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है, यदि मैं ऐसे ही काम करूं तो जल्द से जल्द मैं अपना मोबाइल खरीद पाऊंगा। और 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह इतने पैसे जुटा लेता है कि एक मोबाइल खरीद सके। अभिमन्यु बाजार जाकर एक सामान्य स्मार्टफोन खरीद लेता है, जिसमें कोई खास कैमरा तो नहीं होती, लेकिन अभिमन्यु का काम चल सकता था। और अब वह अपने काम के साथ साथ खाली समय में यूट्यूब में वीडियो डालना प्रारंभ कर देता है। और कुछ महीने गुजरते ही अभिमन्यु के लिए शादी का रिश्ता आता है। अभिमन्यु के मम्मी पापा उसकी शादी करने के लिए तरस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लड़के की शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। ना ही उसकी पढ़ाई अच्छी थी और ना ही उसके हालात। और जब अभिमन्यु को यह बात पता चलती है कि उसके शादी के लिए रिश्ता आया है, तो वह मन ही मन खुश हो जाता है। और जैसे ही रिश्तेदार आते हैं तो वह बिना ठन कर बैठ जाते हैं। चाय नाश्ते पर चर्चा के दौरान लड़की वाले अभिमन्यु से कहते हैं, अभी तो तुम कपड़े की दुकान में काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने भविष्य में कुछ करने का सोचा है? कब तक कपड़े की दुकान में एक नौकर की तरह काम करोगे? खुद की छोटी सी दुकान खोल लो, हम भी थोड़ा मदद कर देंगे। लेकिन अभिमन्यु उनसे कहता है कि वह यूट्यूबर बनना चाहता है और उसके लिए वह वीडियो भी बनाने लगा है। उसकी यह बात सुनकर उस लड़की वालों के साथ साथ अभिमन्यु के पापा भी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था, अभी भी तुम्हारे सर से वीडियो बनाने का भूत नहीं उतरा। अच्छा, तो तुमने इसीलिए मोबाइल लिया था। अभिमन्यु का इरादा मजबूत था और वह ठान चुका था कि वह यही काम करेगा। अभिमन्यु की बात से लड़की वाले रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। अभिमन्यु के पापा इस बात से बेहद अपमानित महसूस करते हैं और मान जाते हैं कि उनके लड़के का अब कुछ नहीं हो सकता। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन सारी बातों के दौरान एक बहुत बड़ा करिश्मा हो चुका था। दरअसल अभिमन्यु का एक वीडियो वायरल हो चुका होता है और अभिमन्यु के वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया था। लेकिन अभिमन्यु का यह बात साधारण लग रही थी। उसे यह एहसास भी नहीं था कि अब वह क्या बनने जा रहा था। देखते देखते अभिमन्यु के वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए और कई मार्केटिंग कंपनी अभिमन्यु के साथ विज्ञापन करने के लिए उससे संपर्क करने लगी। विष्णु उसे किनारे हटाकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दरअसल उमेश के घृणा भाव ने विष्णु का दिल तोड़ दिया था। अपने दोस्त के जाते ही उमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उमेश आज भी पछताव के आग में जलते हुए अपाहिजों की जिंदगी जी रहा है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। किन्नर या हिजड़ा हमारे समाज का वह तबका है जिसे सारी दुनिया में केवल लिंग के आधार पर कई तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी का लिंग उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक हो सकता है, या हमें अपनी बनाई हुई नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि यह सीख देने वाली कहानी आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। अंजलि और दीपक में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही दीपक का रवैया लड़कियों की तरह था। ज़्यादातर लड़के दीपक को लड़कियों के साथ रहने की वजह से ही चिढ़ाते रहते। हालांकि दीपक को इसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही दीपक 10वीं क्लास पहुंचा, उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दरअसल दीपक किन्नर था, लेकिन उसके माता पिता ने यह बात सभी से छुपा कर रखी
और अपने बच्चे को सबकी नज़रों से बचाकर लड़कों की तरह पालते रहे। लेकिन अब दीपक को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से यह एहसास था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह है और उसे यह जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, दीपक अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद सब छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी हैरान हो गए। लेकिन अंजलि अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसके नए रूप के बारे में पूछने लगी। दीपक ने रोते हुए अंजलि को अपनी असलियत बता दी। हालांकि अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन अंजलि को डर था कि दीपक के इस बदले रूप से स्कूल के बाकी बच्चे स्वीकार करेंगे या नहीं। हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन दीपक को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी विद्यार्थियों ने उसके लड़कियों वाले कपड़े देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बात जब सर के ऊपर हो गई तो दीपक रोते हुए अपने घर वापस आ गया। दीपक के साथ बहुत बुरे बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षक को अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा कि मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा कि मेरा बेटा किन्नर है, लेकिन अब बात सबके सामने आ ही चुकी है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि विद्यार्थी में दीपक को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए स्कूल के प्रबंधन ने दीपक को निष्कासित कर दिया। स्कूल से अपना नाम हटाए जाने से दीपक टूट चुका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ अंजलि को महसूस कर रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तय किया कि वह दीपक को इंसाफ दिलवा कर रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही किन्नर समाज को मामले का पता चला, वह अपना समूह लेकर दीपक के पिता को किन्नर समाज की पूरी प्रक्रिया बताई। धीरे धीरे दीपक के पिता को लगने लगा कि दीपक का भविष्य किन्नरों के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आम लड़कियां दीपक को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए वह अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन दीपक अपने पिता से रोते हुए कहता है, पापा, मैं जिंदगी भर सड़क पर ढोलक नहीं बजाना चाहता, बल्कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। बस मेरी भावनाएं लड़कियों की तरह हैं, लेकिन मेरी बुद्धि विज्ञान के विद्यार्थी की तरह है। लेकिन किन्नरों के सामने दीपक की कोई दलील नहीं चली। वह दीपक के पिता को मजबूर करके जबरदस्ती दीपक को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों तक दीपक अपनी दोस्त अंजलि और परिवार को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वह किन्नरों की तरह गाने बजाने में लग जाता है। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में दीपक पूरी तरह किन्नर बन चुका था। एक दिन दीपक ने अपने गले में ढोलक टांगे हुए ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कार का गेट खुला, दीपक अपना मुंह छुपाने लगा। दरअसल कार के अंदर अंजलि अपने पति के साथ बैठी थी। दीपक को मुंह छुपाते देख अंजलि उसे पहचान लेती है और जैसे ही उसे दीपक का किन्नर वाला रूप दिखाई दिया, उसके होश उड़ गए। अंजलि तुरंत सड़क पर उतरकर दीपक को गले लगाकर रोने लगती है। दीपक अंजलि को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब इसी काम में मजा आने लगा है और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन अंजलि दीपक को बचपन से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि दीपक बड़े होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा, लेकिन आज वह गले में ढोलक टांगे हुए लोगों का मनोरंजन करने पर मजबूर है। बस फिर क्या था, अंजलि ने दीपक को इंसाफ दिलवाने का बीड़ा उठा लिया। अंजलि के पति
एक वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष की तरह समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मामला अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। लेकिन अंजलि कहाँ रुकने वाली थी। उसने किन्नर समाज से मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे आंदोलन का रूप विशाल होता गया। आंदोलन की नेतृत्व कर रही अंजलि ने अपने आक्रामक तेवरों से पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा दिया। देखते ही देखते मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होने लगा। जब नेताओं को किन्नरों के आंदोलन की ताकत का पता चला तो वह तुरंत अधिकारियों के साथ किन्नरों की मांगें सुनने पहुंच गए। अंजलि ने सार्वजनिक दलील देते हुए कहा कि किन्नर समाज अब एक मनुष्य की तरह सामान्य अधिकार चाहता है। जिस तरह स्त्री और पुरुष को पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार होता है, उसी तरह से किन्नरों को भी होना चाहिए। क्या किसी के बुद्धि और विवेक की कोई कीमत नहीं? लिंग ही सब कुछ है। अंजलि की बात सुनकर नेताओं के बीच फुसफुसाहट पर होने लगी। दरअसल उन्हें अंदर से लग रहा था कि अंजलि की बात में दम है, लेकिन वह कर भी क्या सकते। वर्षों से चली आ रही सोच के अनुसार पहले पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, फिर स्त्री को और उसके बाद किन्नरों को सीमित अधिकारों के तहत समाज के बीच केवल मनोरंजन का पात्र बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेताओं ने किन्नर समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि इस पार्लियामेंट की अगली सुनवाई में यह मुद्दा प्रखर रूप से उठाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना आंदोलन रोक दीजिए, अन्यथा कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किन्नर समाज ने समझदारी का परिचय देते हुए प्रशासन के समझाने पर आंदोलन रोक दिया, लेकिन अंजलि ने अपने साहस से बारूद के ढेर में चिंगारी तो लगा ही दी। बस धमाका होना बाकी था और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। लापरवाह टिड्डा। जंगल में एक टिड्डा रहता था। वह बहुत लापरवाह था। एक दिन वह घास पर उछल कूद कर रहा था। उसी समय उसे चींटियों का एक समूह दिखाई दिया। चींटियां अपने गड्ढे के अंदर खाने के भंडारण में जुटी हुई थीं। टिड्डा उनके पास जाकर उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है, तुम लोग फालतू की मेहनत कर रहे हो, मेरी तरह आज़ाद जीना सीखो। चींटियों ने टिड्डे की बात को नज़रअंदाज करके अपना काम करना जरूरी समझा। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया। कुछ दिन गुजरते ही बारिश का मौसम शुरू हुआ। टिड्डा खाने की तलाश में उछलते कूदते फिर से चींटियों के करीब पहुँचा। चींटियाँ बड़े आराम से अपने घर के अंदर खाने का मजा ले रही थीं, लेकिन टिड्डा बारिश से परेशान था। तभी एक चींटी ने उसे अपने घर के अंदर आने को कहा। टिड्डा बड़ी शर्मिंदगी से चींटियों के घर आसरा लेने पहुंचा। तभी चींटी ने उसकी लापरवाही की याद दिलाते हुए कहा, अपने वक्त को बेवजह बर्बाद करने वाले अपनी बुरी परिस्थितियों से नहीं बच सकते। और चींटी की इसी सीख के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। रहस्यमयी काला चश्मा। चमत्कारों से भरी हुई इस दुनिया में किसी को अनमोल वस्तु प्राप्त होना वरदान से कम नहीं है। रहस्यमयी काला चश्मा एक ऐसी ही कहानी है। एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम धर्मराज था। उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं जिससे वह अरबों रुपया कमाया करता था। उसके रिश्तेदार उसे बेहद पसंद करते थे और उसके ऑफिस के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन धर्मराज चश्मा खरीदना होता है।
लेकिन समय की कमी होने की वजह से वह ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है। इंटरनेट पर ढूंढते हुए उसे एक रहस्यमयी वेबसाइट मिलती है जिसमें कुछ अलग ही तरीके के चश्मे और जूते दिखाई दे रहे थे। धर्मराज को एक काला चश्मा पसंद आता है। वह उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि बिना ऑनलाइन पेमेंट करे पेमेंट कंप्लीट का मैसेज दिखाई देने लगता है। धर्मराज कुछ और चीजें देख ही रहा होता है कि उसके दरवाजे पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, सर, आपके लिए एक कुरियर आया है। जब धर्मराज वह कुरियर खोलकर देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो चश्मा उसने अभी ऑर्डर किया है कुरियर के डब्बे में वही चश्मा होता है। जैसे ही धर्मराज चश्मा पहनता है उसे सामने खड़ी सेक्रेटरी की नकारात्मक बात सुनाई देने लगती है, और जैसे ही वह चश्मा उतारता है सब कुछ सामान्य अवस्था में आ जाता है। धर्मराज को रहस्यमय काला चश्मा मिल चुका था, जिसे पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर के राक्षस को देखा जा सकता था। धर्मराज को एक अद्भुत वस्तु मिल चुकी थी, लेकिन इससे उसके जीवन में दुखों के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं था। जैसे जैसे धर्मराज को लोगों के काले चेहरे साफ दिखाई देने लगे तो उसे आभास हुआ कि जो लोग उसे पसंद करते थे दरअसल वह स्वार्थ के भाव से ही उसे जुड़े थे। अंदरूनी तौर पर बहुत से लोग तो उसे जीते भी नहीं देखना चाहते थे, और तो और उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी बुरा सोचने वाले लोगों की कमी नहीं थी। धर्मराज दुनिया की सच्चाई जानकर दुखी हो जाता है। उसने इतनी दौलत कमाई और इतने लोगों को रोजगार दिया, फिर भी लोग उसके प्रति ऐसे भाव रख रहे हैं। धर्मराज अपने साथ हमेशा रहस्यमय काला चश्मा रखता था। वह हर व्यक्ति को चश्मा पहनने के बाद ही मिलता था। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा होता था, तभी ऑफिस का चपरासी कॉफी लेकर आता है। धर्मराज उसे देखते ही उसके विचार पढ़ लेता है। वह व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी छोटी सी तनख्वाह की वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पा रहा था। इसलिए मन ही मन उसकी दुख की वजह पता चलते ही धर्मराज उसे बैठने को कहता है और उससे बातों बातों में निकलवा लेता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। धर्मराज चपरासी की पत्नी के इलाज के मुताबिक पैसे अपने अलमारी से निकाल कर दे देता है। पैसे मिलते ही चपरासी के विचार धर्मराज के लिए बदल जाते हैं, जिससे धर्मराज को थोड़ा खुशी मिलती है। लेकिन धर्मराज सभी को पैसे से खुश नहीं कर सकता था। वह दुखी रहने लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी सफलता हासिल की थी उससे वह लोगों का सम्मान प्राप्त कर था, जिसकी वजह से उसे खुशी मिलती थी। लेकिन जब लोगों के दिलों की सच्चाई उसके सामने आई तो वह जीवन की असली रूप से वाकिफ हो गया। एक रात धर्मराज की फैक्ट्री में आग लग जाती है। खबर मिलते ही धर्मराज फैक्ट्री में पहुंच जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका-ए वारदात पर पहले से ही मौजूद होती हैं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि सारी फैक्ट्री काम कर रहे सभी कर्मचारियों से बयान लेती है, लेकिन उन्हें कुछ सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। तभी धर्मराज पुलिस टीम के सामने आते हैं और उन्हें असली मुजरिम पकड़ कर दे देते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उनकी फैक्ट्री का मैनेजर था, जिसने एक साजिश के तहत यह काम किया था। पुलिस जब मैनेजर से कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस अपने धर्मराज से कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि यह अपराधी है? धर्मराज मुस्कुराते हुए अपना रहस्यमय काला चश्मा पहनते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। मेरी बहू भूत की कहानी। आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी।
एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव में किशोर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाज में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशोर से शहर जाने की बात कही। किशोर गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया था। शीतल ने किशोर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन शीतल सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही किशोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वह सारे गांव में शीतल को ढूंढने लगा। किशोर गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगीं। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही किशोर तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। किशोर को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशोर शीतल के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत बला है जो शीतल के पीछे पड़ गई है। सभी ने शीतल को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके शीतल को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को शीतल की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थीं, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशोर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और शीतल के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने शीतल को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो, यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शीतल तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने शीतल के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। शीतल ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके।
दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने शीतल को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि शीतल अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर शीतल के घरवालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। तुलना। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक नकलची बंदर भी था जो सभी जानवरों से तुलना करने की कोशिश किया करता था। दरअसल इस जंगल में एक ही बंदर था, इस वजह से वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। रोजाना पेड़ों में उछल कूद से उसके दिन की शुरुआत होती, लेकिन जैसे ही वह किसी जानवर को देखता तो उसके जैसे बनने की कोशिश में लग जाता। उसे अपने अंदर कभी नज़र नहीं आती थी। एक दिन बंदर तालाब के किनारे बैठा था। उसी समय उसे एक कछुआ तालाब के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। बंदर को लगा कि जैसे कछुआ धीरे धीरे चलकर पानी में तैर गया, उसी तरह वह भी कर सकता है, और फिर अगले ही पल वह धीरे धीरे फिसलते हुए तालाब के अंदर जा गिरा। तालाब में गिरने से उसे तैरने में परेशानी होने लगी। जैसे तैसे करके वह तालाब के दलदल से बचकर बाहर आ गया, लेकिन इस घटना ने बंदर को अंदर से डरा दिया था। धीरे धीरे बंदर के अंदर निराशा आने लगी, क्योंकि वह किसी भी जानवर की तरह गुणवान नहीं था। दरअसल जंगल में सभी जानवरों की अलग अलग खासियत होती है, लेकिन बंदर अपनी क्षमताओं से बेखबर बाहरी दुनिया में अपनी काबिलियत तलाश रहा था। सभी जगह से असफल होने के बाद बंदर को लगने लगा कि उसे किसी और जगह जाना चाहिए ताकि अपने जीवन की पूरी संभावनाओं तक पहुंच सके। अगले दिन सुबह सुबह वह बिना किसी से कुछ कहे जंगल से बाहर जाने के लिए निकला। थोड़ा दूर पहुंचते ही उसे एक पहाड़ पर आग जलती हुई दिखाई दी। बंदर को लगा कि शायद वहाँ कोई जानवर मदद की तलाश में हो, इसलिए वह आग की तरफ पेड़ों के सहारे पहुँच गया। आग के नज़दीक पहुँचते ही बंदर को एक चिड़िया रोती हुई दिखाई दी। वह अपने बच्चों की मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी भी जानवर में दहकती आग को पार करने का साहस नहीं था। तभी बंदरों ने पेड़ों के सहारे लटकते हुए चिड़िया के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मैंने तो सुना था चिड़िया हवा में उड़ सकती है, तो फिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं उड़ पा रहे? चिड़िया ने बंदर से कहा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वह उड़ नहीं सकते और मैं भी उन्हें दूसरी जगह ले जाने में सक्षम नहीं हूँ। चिड़िया की समस्या सुनते ही बंदर उसकी मदद करने को तैयार हो गया। वह जोरदार छलांग लगाकर उसी पेड़ में पहुंच गया जहाँ एक घोंसले में चिड़िया के छोटे बच्चे मौजूद थे। बंदर दोनों बच्चों को हाथों में उठाकर चिड़िया के पास ले आया। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर चिड़िया खुश हो गई और उसने बंदर को धन्यवाद हुए कहा, मैंने इस जंगल के सभी जानवरों से अपने बच्चों को बचाने की फरियाद की थी, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन तुम सर्वश्रेष्ठ शक्तियों के मालिक हो, जिसने इतनी भयानक आग में भी मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दिया। चिड़िया के मुँह से बंदर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। दरअसल आज तक जंगल में बंदर से किसी ने बात भी नहीं की थी। बंदर को लगने लगा था कि उसके अंदर कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज मौके पर बंदर ने अपनी बहादुरी साबित करके जंगल में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी, और अब उसे एहसास था कि उसे किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप को निखारने की। बस फिर क्या था, उसने तय कर लिया कि वह इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वह हमेशा यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की मदद करता रहेगा। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।
पावर कार। पावर अर्थात शक्ति, जो एक ऐसा उपहार है जिसे प्राप्त करते ही कोई भी व्यक्ति वास्तविकता से परे पहुंच सकता है। लेकिन क्या पावर इंसान को संतुष्ट कर सकती है? इस तथ्य को समझने के लिए चलते हैं एक खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है पावर कार। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। माना जाता है कि उस गांव में कभी एलियंस राज किया करते थे, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी में मची उथल पुथल ने उन्हें दूसरे ग्रह जाने पर मजबूर कर दिया, और तब से यहाँ निरंतर जनजातियों का विकास होता रहा। और आज इस गांव के लोग शहर की चमक दमक से दूर बड़े मजे से प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच इसी गांव में आर्यन नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। आर्यन बचपन से ही पैसों से चल पाने में असमर्थ था। पैरों से कहीं आने जाने के लिए उसे बैसाखी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। आर्यन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तभी से उसके दादा दादी ही उसका एकमात्र सहारा है। आर्यन अपने घर में बैठे हुए दुनिया भर घूमने का सपना देखा करता था। वह अक्सर सोचा करता था कि अगर उसके पास पैर होते तो वह दुनिया भर की अच्छी अच्छी जगह घूम पाता। आर्यन के दादा लकड़ी के कारीगर थे। वह तरह तरह की मूर्तियां बनाया करते थे। आर्यन भी अपने दादा के काम में हाथ बटाता, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वह कब तक गांव में ही फंसा रहेगा। उसे बाहर निकलना चाहिए, शायद कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाए। लेकिन वह जाता भी तो कहाँ। शहर में वह किसी को जानता तक नहीं था, और ना ही उसके पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि वह बड़े आराम से कहीं भी जा सके। एक दिन सुबह सुबह अंधेरे में ही वह लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे अपने गांव से बाहर निकल पड़ा, और जैसे ही सूर्य उदय हुआ वह काफ़ी दूर तक आ चुका था। इतनी देर पैदल चलने पर आर्यन को थकान हो चुकी थी, इसलिए वह एक बड़े से पत्थर के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी नज़र पत्थर पर बनी एक मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति का आकार बहुत ही छोटा था। वह मूर्ति के करीब पहुंचकर गौर से देखता है। यह मूर्ति काफ़ी अजीब थी, जिसमें नीचे का हिस्सा किसी जानवर की तरह और ऊपरी हिस्सा इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था। आर्यन ने मूर्ति को निकालने हाथ से छूकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो पत्थर के ऊपर अलग से लगाई गई है। उसने पूरी ताकत से मूर्ति को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने मूर्ति को जोर से धक्का मारा तो मूर्ति पत्थर के अंदर घुस गई, और वह पत्थर तो दो हिस्सों में बट गया। पत्थर के हटते ही आर्यन की नज़र सामने खड़ी एक खूबसूरत कार पर पड़ी। कार की संरचना अद्भुत थी। आर्यन डरते हुए धीरे धीरे कार के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र कार के नीचे पड़ी तो उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि कार में कोई चक्के मौजूद नहीं थे। कार के दरवाजे पर एक पंजे का निशान था। आर्यन ने जैसे ही उसे अपने हाथों से स्पर्श किया तो एक तेज रोशनी के साथ कार का दरवाज़ा खुल गया, जिसे देखते ही आर्यन डर से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही उसकी धड़कन सामान्य हुई, वह हिम्मत करके कार के अंदर बैठ गया। कार में बैठते ही सीट बेल्ट अपने आप आर्यन के ऊपर फिक्स हो गए और दरवाज़ा बंद हो गया। आर्यन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इस कार को चलाएगा कैसे, जिसमें ना ही टायर और ना ही स्टीयरिंग है। लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने पूरी दुनिया का नक्शा दिखाई देने लगा। आर्यन ने जैसे ही उस नक्शे पर एक स्थान चुना, अचानक गाड़ी अपने आप आसमान में उड़ने लगी और कुछ ही सेकंड के अंदर रोशनी से भी तेज गति से उसी जगह पहुंच गई जिसे आर्यन ने चुना था। चारों तरफ समुद्र की लहरें और उसके ऊपर आर्यन की पावर कार हवा में तैर रही थी। आर्यन उड़ती हुई कार में बैठकर घबरा गया। वह मदद के लिए जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था। तभी उसे कार के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी, जिसमें उसे संकेत दिया गया कि यह कार उसकी इच्छा के अनुसार
कहीं भी जा सकती है, बस उसे स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे को टच करना होगा। यह बात सुनते ही आर्यन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अगले ही पल नक्शे में अपने गांव की लोकेशन डालकर पहुंच गया। गांव के सभी लोग आर्यन की कार देखकर दंग रह गए। हालांकि गांव के लोगों को तकनीकी चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार को शहर का कोई उड़ने वाला खिलौना समझा। अब आर्यन दुनिया की हर जगह घूमना चाहता था। उसे पावर मिल चुकी थी। वह बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमर्जी की जगह घूमने लगा। देखते ही देखते उसने दुनिया भर के नक्शे को छान मारा, लेकिन लगातार घूमते रहने से उसे उस कार में बोरियत लगने लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है, फिर भी उसकी खुशी बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। दरअसल अब उसे उस कार में घूमने से पहले वाला मज़ा नहीं मिल रहा था। कुछ ही दिनों में वह कार से पूरी तरह ऊब चुका था। एक दिन वह अपने घर में दादा दादी के साथ बैठा था, तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर देखते ही गांव के लोगों की भीड़ लग गई। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर गांव में उतर आया। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला, गांव वाले घबरा गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर से आर्मी के जवान बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ निकलने लगे। देखते ही देखते आर्मी के जवान बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ निकलने लगे। देखते ही देखते आर्मी के जवानों ने पूरे गांव को घेर लिया। आर्मी की इतनी बड़ी फौज देखकर गांव में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। आर्यन खड़े खड़े यह तमाशा देख रहा था। दरअसल आर्मी के सैटेलाइट पर आर्यन की पावर का ट्रैक की गई थी, जिसमें इस गांव की लोकेशन मिली। गांव के कुछ लोगों को आर्मी की बात सुनते ही एहसास हुआ कि हो ना हो ये लोग उसी शहरी खिलौने को देखने आए हैं जो आर्यन के पास है। अचानक गांव के एक व्यक्ति ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन जाओ अपना शहरी खिलौना लेकर आओ, लगता है ये लोग वही देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनते ही आर्यन में हड़बड़ाकर ने कहा, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। लेकिन आर्मी तब तक उसके घर की ओर चल पड़ी थी। जैसे ही आर्मी के जवानों ने आर्यन के घर के अंदर प्रवेश किया, उनकी नज़र उस कार पर पड़ी, जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने आज तक ऐसी कोई कार नहीं देखी थी। आर्मी के अधिकारियों ने कार को हेलीकॉप्टर की मदद से हवा में उठा लिया और गांव से वापस चले गए। उनके जाते ही आर्यन दुखी होकर